अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत है। अगेन डिसीजन मेकिंग तकरीबन कह लें कि एक कैपिटल राशनिंग एक चीज रहती है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बस बहुत है। उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते थे, सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लिए। एक और चीज है, ये भी उस बड़े सवाल का एक हिस्सा हो सकती है, एक वर्किंग भी हो सकती है, वो है जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल मिसाल के तौर पे, इसकी आसान तरीन शक्ल ये है कि हमने जो प्रोजेक्ट करने का सोचा है, तो सेल प्राइस के बारे में हम डाउटफुल हैं। हमें लगता है कि हम 40 रुपए का यूनिट बेच लेंगे, लेकिन हो सकता है 40 का ना बेच सकें। तो सेल प्राइस के हवाले से हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि 40 का बेच लेंगे, इस बात के चांसेस 0.3 हैं। हो सकता है 35 का बिके, इस बात के चांसेस 0.5 हैं। हो सकता है 30 का बिके, इस बात के चांसेस 0.2 हैं। तो अब हम सवाल सॉल्व करने से पहले जिस फिगर के साथ प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है उसका एवरेज करेंगे, फिर नॉर्मल सवाल बन जाएगा। यानी अब तक जितने सवाल किए थे जहां भी यूनिट्स और सेल प्राइस होती थी, तो अब उससे एक स्टेप पीछे हमें इन मुख्तलिफ प्राइसेस की एवरेज बनानी पड़ेगी। तो सवाल में जिस चीज के साथ भी प्रोबेबिलिटी जुड़ गई, आपको उस चीज को पहले एवरेज करना पड़ेगा, बाद अब ये नॉर्मल सवाल बन जाएगा। यानी अब हम सवाल में एवरेज सेल प्राइस निकालेंगे, यानी 40 इंटू 0.3, 35 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.2, 35.5। अब ये ऑनवर्ड्स नॉर्मल सवाल बन गया। यानी अब ये सवाल बन गया जिसमें आपको सेल प्राइस 35.5 दी गई है, अब ये नॉर्मल सवाल है। तो जिस फैक्टर से रिलेटेड, जिस आइटम से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी जुड़ गई, हमने उस प्रोबेबिलिटी वाली आइटम को पहले एवरेज करना है, उसके बाद अब सवाल में नॉर्मली यूज करना है। नहीं, हम एवरेज यूज करेंगे। यानी हमने हायर प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमने उनकी एवरेज करनी है, क्योंकि हम लोग सारे सवाल में कर तो एस्टिमेशन ही रहे हैं। हाँ जी, ये एग्जांपल नोटेड, तो 5 नंबर की करते हैं प्रैक्टिस। हाँ जी, नोटेड। चलें दिसंबर 21 पढ़ लें।
ये है जी मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 33 है शायद। काफी बड़ा तगड़ा सवाल है, कोशिश करते हैं पूरा करने की। दिसंबर 21 अटेम्प्ट का सवाल है। कूलर लिमिटेड के नाम से मिल गया, पढ़ लें करते हैं।
जी समरी बता देता हूं। हम इस वक्त एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चिलमैक्स। कोई फ्रिज होगा तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए, और दूसरे पैराग्राफ में 50 मिलियन स्पेंड हो चुका, कूलर हैज स्पेंड 50 मिलियन। तो इस 50 मिलियन का क्या करें? कुछ भी नहीं है, रेलिवेंट है। पहले दो पैराग्राफ की कहानी में बताएं, कुछ पूछना तो। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हो रहा है, ये जो भी आपको मैंने सिखाया था यूनिट्स के हवाले से, और प्रोबेबिलिटी भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब ईयर 1 की प्रोबेबिलिटी से ईयर 2 कनेक्टेड है। सॉल्व करके दिखाता हूं। तो उसके बाद ये सेल प्राइस आ गई और सेल्स के यूनिट्स आ गए, जिसमें उसने प्रोबेबिलिटी मिक्स की है। उसके अलावा कहा हुआ है कि इसी फैक्ट्री में जिसमें इसको बनाना है, एक और प्रोडक्ट बनाया करते हैं। अगर हमने चिलमैक्स बनाना शुरू किया तो IND 100 की फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो जो उस पर कमाते थे वो लॉस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी आखिरी 3-4 पैराग्राफ्स में नए प्लांट का डेटा दिया हुआ है कि नया प्लांट इतना होगा, उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी RV, टैक्स रेट, वर्किंग कैपिटल, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, नया मैनेजर रखना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशंस के लिए आगे एक एक करके करते जाते हैं। रिकमेंड इफ द डायरेक्टर्स शुड प्रोसीड टू लॉन्च चिलमैक्स 50 प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, यू आर एडवाइज्ड टू प्रेजेंट योर वर्किंग इन रुपीज इन मिलियन। यानी सिंपली कैलकुलेशन करके दिखानी। तो इसमें एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग हो गई उसकी यूनिट्स निकालने के लिए, तो कर लेते हैं। चिलमैक्स की सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट्स अलग अलग भी दिखा सकते हैं, और चूंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं तो कंट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं। सेल्स भी दिखा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं, और इसी तरह से हमें चिलमैक्स के यूनिट्स भी निकालने पड़ेंगे और IND 100 के यूनिट्स भी निकालने पड़ेंगे, उसके यूनिट्स भी निकालने पड़ेंगे कंट्रीब्यूशन लॉस्ट के लिए। तो मेन कैश फ्लोस तो बनेंगे। मैं पहले वर्किंग्स पे आ जाता हूँ। यूनिट्स निकालते हैं चिलमैक्स के। ये मैं कर रहा हूँ सवाल दिसंबर 21। चिलमैक्स के यूनिट्स निकालने लगा। ईयर 1 में 60% चांस है कि 2000 यूनिट्स बिकेंगे और 40% चांस है कि 2500 यूनिट्स बिकेंगे। तो ईयर 1 के यूनिट्स हो गए कितने बोले? 2000 होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और 2500 होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो ये आ गए ईयर 1 के यूनिट्स। ईयर 2, अगर ईयर 1 2000 यूनिट्स बिके तो ईयर 2 में 2250 भी बिक सकते हैं, 2500 भी बिक सकते हैं। ये चीज मैंने आपको ना अगली क्लासेस में बतानी है, हो सकता है कल ही। डिसीजन ट्री ये बताना है, ये थोड़ी मिलती जुलती चीज बता रहा हूं। ईयर 1 में 2 रास्ते हो सकते हैं, या 2000 होंगे या 2500 होंगे। जैसा ईयर 1 होगा उसके मुताबिक ईयर 2 होगा। यानी अगर ईयर 1 ऐसा हुआ तो ईयर 2 में आगे फिर 2 बातें हो सकती हैं, और वो 2 बातें क्या हो सकती हैं? 2250 भी हो सकते हैं और 2500 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ईयर 1 ऐसा नहीं, ऐसा हुआ तो फिर ईयर 2 ऐसा होगा। कैसा? 2750 और 3000। यानी ईयर 2 कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि ईयर 1 कैसा होगा। अगर ईयर 1 में इतने बिके तो ईयर 2 में इतने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। लेकिन अगर ईयर 1 में इतने बिके तो फिर ईयर 2 में इतने हो सकते हैं और इतने हो सकते हैं। अब ईयर 2 की फिगर्स की प्रोबेबिलिटीज ऊपर भी जिस सिनेरियो से जुड़ी हुई है उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी है। ईयर 1 ये शाख होगी, इस बात के 60% चांसेस हैं, इसके 40% चांसेस हैं। ईयर 2 में ये शाख होगी, इसके चांसेस 70, इसके 65, इसके। देखें, जब भी एक कंप्लीट सेट होगा प्रोबेबिलिटीज का, यानी सारी पॉसिबिलिटीज सामने नजर आ रही होंगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा? 1, यानी पूरा 100%। जैसे ईयर 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 60 और 40 पूरा 100 हो गया। ईयर 2 ये भी हो सकता है, 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 ये तो 200 हो गया। तो 200 हो गया, ऐड करें। तो इसका मतलब है हमें इन फिगर्स पे ये प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने के अलावा ये वाली भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी शाख से ही अगली शाख जुड़ी हुई है। तो ईयर 2 के यूनिट्स निकालने के लिए 2250 यूनिट्स होंगे, इस बात के चांसेस 70% भी हैं और ऊपर 60% भी हैं।
ये बात समझ आ रही? पक्का? दोबारा, अगर ये कहा होता ना कि ईयर 1 में सेल्स 2000 हो सकती है, 2500 हो सकती है, इसके 60% चांस हैं, इसके 40% चांस हैं। ईयर 2 में सेल्स 3000 हो सकती है, 4000 हो सकती है, इसके 50% चांस हैं, इसके 50% चांस हैं। ये इससे अलग होता, तभी इन दोनों पॉसिबिलिटीज सम करें तो पूरा 100 बनता है, सम करें तो पूरा 100 बनता है। लेकिन इस सवाल में ये ईयर 2 इससे जुड़ गया, यानी ईयर 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ईयर 2 इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, ये बताते खुद डिपेंडेंट है कि ईयर 1 किस तरफ जाएगा। इसलिए इन चारों फिगर्स की प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिटी से भी जुड़ी हुई है। इसको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अगर अगला रास्ता डिपेंडेंट हो कि पीछे वालों में से कौन सा रास्ता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ये प्रोबेबिलिटी भी यूज होगी। नींद आ रही है? आ रही है। इस शक्ल में नहीं चले, शक्ल में देख ले। तो ईयर 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसकी जगह ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस रास्ते पे निकलना है कि इस रास्ते पे निकलना डिपेंड करता है। पहले हम बाईपास से काम उड़े थे, तो इसलिए अब इन रास्तों के लिए ये वाला रास्ता भी डिपेंडेंट है। अब 2250 को 70 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 65 से भी करेंगे, 60 से। इस 2500 को 30 से भी करेंगे और 60 से भी करेंगे। और ये अगले वाले 2750 को जी 65 से भी करेंगे और 40 से भी करेंगे। और इस 3000 को 35 से भी करेंगे और इस 40 से भी करेंगे। तो ईयर 2 के यूनिट्स आ जाएंगे 30। ये प्रोबेबिलिटीज का ऐसे इस्तेमाल है। दोबारा बोले। अगर इसकी एग्जैक्ट यूनिट्स के 2000 में आ जाते हैं, मुझे कहा कि 2022 में अगर यूनिट 2000 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसा है, यानी वो इससे कनेक्ट कर रहे हैं ना जी सर। पूछो कि यूनिट में 2000 आ जाए, वो 2200 की जगह 2000 कैसे आ जाते? यानी पीछे 2000 ना होते, उधर 2000 होता, तो फिर वो ये 2000 से क्यों जोड़ा होता? देखें, उसने शाख जोड़ी है कि अगर ईयर 1 ऐसा हुआ तो ईयर 2 ऐसा होगा, और अगर ईयर 1 ऐसा हुआ तो ईयर 2 ऐसा होगा। तो उसने ईयर 1 की शाखों से कनेक्ट किया है इसको। हाँ जी, ईयर 2 ओके। ईयर 3 उसने कहा जी आप जो ईयर 2 की वर्किंग कर चुके, बस आपकी मेहरबानी, जितनी कर ली है उस आंसर को लेके आगे बढ़ जाए। यानी जो 2023 की वर्किंग कर चुके, जो कि हम निकाल चुके 25-30, उन्हीं को लेके आप आगे ग्रो करा लें, यानी वहीं से आगे चल लें। यूनिट सेल्स विल ग्रो बाय 10%। तो जो तीसरा साल होगा उसकी सेल्स होंगी 25-30 से आगे 1.2783।
और जो ईयर 4 की सेल्स होंगी वो यहां से आगे कितनी कितनी ग्रो करेंगे 2, और 5वें साल फिर 5%, 306, right. तीन में भी हो सकती है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब ये शाखें यहां से और आगे भी निकल सकती थी। जी जी बिल्कुल। ये वर्किंग मिटानी है मैंने। अच्छा यूनिट्स निकाल लिए, तो अब हम ये भी कर सकते हैं कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सारी अलग अलग निकाल लें, और ये भी कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन निकाल लें। तो चिलमैक्स का डाटा किधर है? दी एक्सपेक्टेड, अच्छा सेल्स प्राइस दी हुई है पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में, और प्रोडक्शन के खर्चे दिए हुए हैं आखिर के करीब जाके टेबल में। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 चिलमैक्स आर एज फॉलोज, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। और इन्फ्लेशन सब पे एक ही लगनी है या अलग अलग है? जी सब पे एक ही लगनी है। तो अच्छा कंट्रीब्यूशन मैं जरूर निकाल रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी ना एक काम करके दिखाता हूं आपको। ये मैं वर्किंग 2 कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन निकाल रहा हूं चिलमैक्स की। 1 2 3 4 5। मैं ये भी कर सकता हूं कि 550 में से 550 ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये तीनों फिगर माइनस करके एक नेट कंट्रीब्यूशन निकालूं और उसको इन्फ्लेट कर दूं। लेकिन मैं ना सेल प्राइस को अलग इन्फ्लेट करूंगा, क्योंकि उसने वर्किंग कैपिटल को सेल से जोड़ा है। उसने वर्किंग कैपिटल को सेल्स से जोड़ा है, तो सेल्स तो हमें फिर निकालनी ही पड़नी थी, इसलिए मैं सेल्स अलग कह देता हूं, सेल प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट अलग कह देता हूं। और कितना इन्फ्लेट करना है इन्होंने? 3%। तो यहां दोनों के साथ कह देता हूं LY इंटू 1.03 और LY इंटू 1.03। जो इस वक्त डाटा दिया हुआ है आखिरी पैराग्राफ में कहा है कि सारा कुछ करंट प्राइसेस पे, यानी हमें सारी फिगर्स को इन्फ्लेट करना पड़ेगा। जी 550 को करें इन्फ्लेट 5.6 बस ठीक है रहने दें, पूरा पूरा बता दें 566 567 है ये, क्योंकि आगे यूनिट से मल्टीप्लाई होना है तो उसको हमने मिलियंस में ही लिखना है, तो इसलिए या 602 621 640। और इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 181 है। कितनी हो गई? 380। तो 380 को कर दें इन्फ्लेट 391 403 416 416 428
441 176 181 186 करंट है ये हमने ईयर 1 देखो हम सिर्फ एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि हमने हर पिछली फिगर को 3% बढ़ाया है, तो करंट को भी तो 3% बढ़ा के ही ऐसा किया ना। और करंट का भी मतलब है कि इस वक्त की प्राइसेस, तो अगर लास्ट ईयर का नहीं टर्म ठीक लग रही तो ईयर 1 को अलग कैलकुलेट कर दें, उसके बाद कर दें लास्ट ईयर है। इधर ही कर देता हूं। अच्छा, हमने कंट्रीब्यूशन जो IND 100 है उसका लॉस्ट लेना है, और रेलिवेंट कॉस्ट जब आपको एक मैंने क्लास में रिवाइज करवाई थी ना, और फिर उसके बाद वो सवाल भी दिसंबर 19 किया था, वहां कहीं एक बात बताई थी कि अगर हम लेबर को इस प्रोजेक्ट पे यूज करेंगे और वो लेबर कहीं और बिजी है और वहां से लेबर यहां शिफ्ट करेंगे तो फिर रेलिवेंट क्या होगा, और वो काम छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट निकालते हुए लेबर की कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। ये मैंने वहां लिखा भी हुआ है, शायद बताया भी था उस दिन। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि उसको यहां भी उठा के उतने पैसे देने, वहां भी उठा के टोटल इतने पैसे देने। तो इसलिए अब जब मैं IND की कंट्रीब्यूशन निकालूंगा तो मैं अब सेल प्राइस तो लूंगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में मैं अब लेबर के अलावा बाकी दोनों लूंगा। सेल प्राइस तो ऐसे ही है, IND की सेल प्राइस कितनी है? 900। उस 900 को तो हाँ करना है इन्फ्लेट, करें। 1014 तो अब वेरिएबल कॉस्ट में ये 375 और 120 लेंगे बस, 160 नहीं। तो 900, 375 और 120, 495। इसको बढ़ाते जाएं। 525, 541, 557, जी 4, 443, ये वर्किंग्स चूंकि इसकी बहुत लंबी चौड़ी है तो मैंने मेन सोल्यूशन से पहले ही वर्किंग करनी शुरू कर दी। सामने यूनिट्स कर दिए और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन चिलमैक्स की और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की निकाली। टोटल के फेस पे चलेंगे। ये किसके यूनिट्स निकले?
चिलमैक्स के हैं, उनको इससे मल्टीप्लाई करना है, आईएनडी को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। आईएनडी को किससे करना है? जो आईएनडी के यूनिट्स नहीं बन सकेंगे वो भी निकालने पड़ेंगे। अभी इस वक्त जिस प्लांट पे आईएनडी बनता है वहां फिलहाल स्पेयर कैपेसिटी है। ये प्रोडक्शन ऑफ चिलमैक्स के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये वो फैसिलिटी यूज करेंगे जहां अभी फिलहाल आईएनडी बनता है, लेकिन फिलहाल 1000 की कैपेसिटी फ्री है। किसके 1000? आईएनडी के। तो वो जो स्पेयर 1000 की फैसिलिटी है उसमें हम 1000 चिलमैक्स बना लेंगे। क्यों नहीं? जरूरी नहीं, नहीं बना, नहीं 1000 नहीं। क्यों 1000 नहीं? क्योंकि दोनों के लेबर आवर्स का फर्क है। तो हमें यूनिट्स आईएनडी के निकालने के लिए आर्स से यूनिट्स में आना पड़ेगा। दोबारा ये मैं इधर कर रहा हूं, वर्किंग 4 मैं यूनिट्स निकालने लगा हूं अब आईएनडी के। चिलमैक्स के लिए रिक्वायर्ड फॉर चिलमैक्स कितने आर्स चाहिए होंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि यूनिट्स ऊपर निकाल चुके हैं, यूनिट्स वर्किंग 1 से देख लो भाई, इंटू 5, 2200 इंटू 5, 2530 इंटू 5, 2783 इंटू 5, 2922 इंटू 5, 3068 इंटू 5। कर क्या रहा हूं इसमें? हम निकालने लगे हैं आईएनडी 100 के कितने यूनिट्स नहीं बना सकेंगे। क्यों नहीं बना सकेंगे? क्योंकि चिलमैक्स के बनाने होंगे। तो जितने चिलमैक्स के बनाने होंगे उतने आईएनडी के नहीं बना सकेंगे। नहीं, पहले तो जो स्पेयर कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होगी, उसके बाद आईएनडी की कुर्बानी शुरू होगी। स्पेयर कैपेसिटी कितनी है? 1000 यूनिट्स की, 1000 आर्स नहीं 1000 यूनिट्स, लेकिन 1000 यूनिट्स आईएनडी के, चिलमैक्स के 1000 नहीं, क्योंकि दोनों के पर यूनिट आर्स में फर्क है। तो इसलिए हमें ना आर्स के जरिए चेक करना पड़ेगा कि कितने आईएनडी कुर्बान करने पड़ेंगे। इतने आर्स चाहिए, फ्री कितने अवेलेबल है? नहीं 1000 नहीं अवेलेबल। एक आईएनडी में कितने लगते हैं? तो इसका मतलब है 8000 आर्स अवेलेबल है। इतने स्पेयर अवेलेबल है। तो हमें कितने की सैक्रिफाइस चाहिए? 3000, 4650, 5915, 6610, 7340। इतने आर्स की कुर्बानी चाहिए। लेकिन हमने तो आर्स नहीं, हमने तो आईएनडी के यूनिट्स देखने हैं। तो इतने आर्स की कुर्बानी चाहिए, मतलब कितने आईएनडी की कुर्बानी चाहिए? इनको 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि इतने आर्स हमें कुर्बानी चाहिए। तो इसका मतलब है एक यूनिट के लिए 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो आईएनडी 100 के यूनिट्स की सैक्रिफाइस, इनको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 375, 581, बड़ी तसल्ली से बैठ के सवाल बनाया किसी ने। 826, 918। इतने आईएनडी कुर्बान करने पड़ेंगे। अब मेन कैश फ्लो के फेस के ऊपर की चीजें मेन मिल गई, बाकी फिर इसमें वो डेप्रिसिएशन और वर्किंग कैपिटल की वर्किंग तो है ही है। मेन मुश्किल काम ये था जो मैंने पहले करके दिखाया। अब ये मुझे बोर्ड मिटाना है, तो आप ये वर्किंग कर लें नोट।
जी वर्किंग कैपिटल की भी कर ही देता हूं। वर्किंग 5 वर्किंग कैपिटल के लिए इन्होंने कहा हुआ है क्या 15% ऑफ व्हाट 15% ऑफ नेट रेवेन्यू। और नेट रेवेन्यू उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि चिलमैक्स की सेल्स माइनस आई&डी की वो सेल्स जो हम कुर्बान करने लगे। तो चिलमैक्स की सेल्स क्या करें जी, प्राइस हम निकाल चुके हैं वर्किंग 2 में और यूनिट्स निकाल चुके हैं वर्किंग 1 में। इसी तरह आई&डी 100 की सेल्स प्राइस हम निकाल चुके हैं वर्किंग 3 में शायद और यूनिट्स निकाल चुके हैं वर्किंग 4 में। जी बताएं। अच्छा, अब ये फिगर्स बड़ी बन जानी है तो हम अभी से ही ना रुपीज इन मिलियन में चले जाते हैं जी। 1 है बस बस थाउजेंड्स में है प्राइस ऑलरेडी थाउजेंड्स में है तो बस सिर्फ 3 जीरो उड़ाने हैं। जो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हुआ है वो ऑलरेडी रुपीज इन थाउजेंड्स है, यानी आपने उसको मल्टीप्लाई करके यूनिट से आंसर में से सिर्फ 3 जीरो गायब करना है। 1247 14 1815 1964 जी। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अब? आई&डी की सेल प्राइस को वो जो यूनिट सैक्रिफाइस निकाले थे 555 जी 72 83
95। तो नेट रेवेन्यू बन गया इनका डिफरेंस 899 923 948 ये है नेट रेवेन्यू। इसका 15% होगा वर्किंग कैपिटल बैलेंस 138। मतलब ये वो फिगर निकाल रहा है जो मैं इस तरह निकलवा रहा होता था। नहीं, कैश फ्लोज नहीं है, ये वर्किंग कैपिटल बैलेंस निकला है। बैलेंस 142 147 नहीं, ये तो बैलेंस निकाला है अभी। ये बैलेंस हमने वो फिगर निकाली है जो हम वर्किंग कैपिटल की फिगर निकालते थे। अच्छा, अब ये हमें चाहिए कब? ये हमें 0 पे चाहिए, यानी ईयर 1 के स्टार्ट पे, ईयर 2 के स्टार्ट पे। तो चाहे इसी को ही ऐसे आगे बढ़ा दें, चाहे जिस तरह पहले करते हैं यहां से आगे वैसे चल लेते हैं। 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे हमें वर्किंग कैपिटल बैलेंस चाहिए 135, 138, 142, 147, 151। और कैश फ्लो में हमने लिखनी होती है चेंज, यानी पहला 135, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4 और फिर 151 वापस। ये है कैश फ्लो। अच्छा, अब अपने ऊपर रहम ये करें कि यहां से ऑनवर्ड जरा सोल्यूशन देख लें। सारी मेहनत कर दी है मैंने बोर्ड पे, ये जरा सोल्यूशन केवल के एक नजर बाकी देख लें। सिर्फ फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन आई है, फिक्स कॉस्ट आई है, टैक्स की वर्किंग जैसे बचपन से करते आ रहे हैं वही हुई है, तो उसको एक नजर देख लें बस। हाँ जी, सॉल्यूशन की शक्ल देख लेते, सारी वर्किंग कर दी है। अच्छा, इसका जो पार्ट बी है ना, वो एग्जामिनर ने जो बनाया था, मेरे ख्याल में वो शायद एक चीज मिस कर गया था। सॉल्यूशन बनाया, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। जब सेंसिटिविटी एनालिसिस निकालते हैं ना, तो उसमें हम जिस फैक्टर की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि उतने % एडवर्स मूवमेंट भी चलेगी। इन्होंने सेंसिटिविटी पार्ट बी में किस चीज की पूछी है? सेल्स वॉल्यूम की। और हम अगर उसमें निकालेंगे जी इतने % प्रोपोर्शनेट डिक्रीज वॉल्यूम, तो प्रोजेक्ट फारिग हो जाएगा। इस सवाल में ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि यूनिट्स चेंज होने से स्पेयर के साथ जब कंपेयर होगा तो कुर्बानी उतने % चेंज नहीं होगी। मैंने बड़ी गहरी बात कर दी है ना। अगर चिलमैक्स के यूनिट्स की हम सेंसिटिविटी निकाल के आंसर कहते हैं 10%, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि चिलमैक्स के यूनिट्स में 10% कमी भी आ गई तो भी ठीक है, यानी 10% प्रोपोर्शनेट कमी कर दें हम यूनिट्स में। लेकिन अगर हमने 10% प्रोपोर्शनेट कमी कर दी, अच्छा, यूनिट्स की सेंसिटिविटी के लिए क्या फिगर्स लेनी होती हैं? कंट्रीब्यूशन ना, क्योंकि उन यूनिट से सब वो सारी चीजें अफेक्ट हो रही होती हैं, उतनी परसेंटेज कम हो रही होती हैं। लेकिन आईएफ की कुर्बानी उतने % कम नहीं हो रही होगी। क्यों? क्योंकि वो तो स्पेयर से बैलेंसिंग करके निकालनी पड़ेगी।
तो इसलिए ना टेक्निकली इस सवाल में सेंसिटिविटी उस तरह कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो मैंने फिर इसका एक बड़े लंबे तरीके से कैलकुलेट किया है और उसको चेक किया हुआ, मैंने अच्छे खासा उस पर तजुर्बे किए हैं, वो फिगर लेके एनपीवी 0 की हुई है मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है कि अगर हम वाकई इसकी सेंसिटिविटी निकालना चाहते हैं तो हमें फिर आई एंड डी की कुर्बानी को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। तो मैंने इस सवाल को पहले दोबारा सॉल्व किया, आई एंड डी की कुर्बानी इग्नोर करके उसकी एनपीवी निकाली, फिर उस एनपीवी को यूज करके नॉर्मल सेंसिटिविटी एनालिसिस किया। तो इसलिए पार्ट बी का सॉल्यूशन आपको काफी लंबा सा मिलेगा। असल पेपर में तो स्टूडेंट को जो समझ आई होगी उसने कर ही दिया होगा, लेकिन मैंने चूंकि इस पर तजुर्बे करके देखा था तो इसलिए टेक्निकली ये सेंसिटिविटी निकालना उस तरीके से ठीक नहीं था। तो मैंने फिर एक और पेपर में तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इतनी फनकारियां करें, पेपर में तो आप निकालें सेंसिटिविटी। उसने कौन सा कहा है कि आप चेक करके दिखाएं 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पेपर में तो हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूंगा जो मैंने पार्ट बी में किया हुआ है, लेकिन वैसे कॉन्सेप्चुअली पार्ट बी का सॉल्यूशन फिर ज़बानी देख लेना। चलें कल और प्रैक्टिस का, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।